ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई थी कि किस तरह से आपने रेंज और अपना हाइट का रिलेशन निकालना है, या हाइट और वेलोसिटी किस तरह से वेरी करती है। तो उसके साथ मैंने आपको जो है उसके काफी रिलेशंस वगैरह बताए थे। ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी आ रही, तो उसकी जो वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर टाइम थी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दैट इज v इज इक्वल्स टू, अच्छा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, अपवर्ड, जब इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड हो तो उसे हम लिखेंगे u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। ये दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी जब बॉडी नीचे आ रही हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड हो, तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ये दो रिलेशन थे जो आपने याद कर लेने। ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद करने की है कि अगर किसी में ड्रॉप, किसी बॉडी को, सपोज ये हाइट है, अगर मैं किसी को यहाँ से ड्रॉप करूं, एक बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, एक बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टली सीधा इस डायरेक्शन में फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली, यानी कि इसको मैंने यूएस दे दी, तो इसको गिरने में जो टाइम लगेगा और इसको गिरने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी सेम, यानी कि T1 और T2, ये क्या होंगे, T1 एंड T2 विल बी सेम। ये कुछ चीजें हैं याद करने की। अगर मैंने सपोज करो कोई किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया, सपोज करो यहाँ पर ये मेरे पास एक रेड मार्कर है और ये मेरे पास ब्लू मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को एक ही वक्त में इसको या इसे ड्रॉप करूँ, इसको आगे फेंक दूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं और कोई वेलोसिटी ना दूं, तो इन दोनों को गिरने में टाइम सेम लगेगा। ये एक्सपेरिमेंटली है, और आपने आपके बुक के अंदर भी शायद ये चीज लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, और ये जो बॉल जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसकी प्रोजेक्टाइल का नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये मैंने कल आपको बताया था। दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल दो किस्म की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है ऑब्लिक। तो इसमें जो आने वाली चीजें हैं एग्जाम वगैरह में पूछने वाली, तो वो मैंने सोचा कि ये टाइम क्या पता आपसे पूछ रहे हैं, आपको पता ना हो, तो इस वजह से। बाकी इस वेरिएबल से आप निकाल सकते हो जो भी चीजें हों। ठीक है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? बस रिएक्शन दे दे, अगर टाइप करने में देर लग रही है तो बस रिएक्शन ही दे दे। अच्छा, अगर और एक चीज आपसे पूछे कि सपोज करें कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उसकी ये है इनिशियल वेलोसिटी वी, वी नॉट, हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी, वी एक्स, और वर्टिकल कौन सी होगी, वी वाई। एंगल होता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल बताओ, क्या पूछता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने वाली चीजें हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अगर इसके सामने अगर दो वेक्टर्स बने हुए होते हैं ना इस तरह से, तो ये वाला कौन सा है, वी एक्स, ये वाला कौन सा है, वी वाई। तो इसको अगर इस वेक्टर को फ्री वेक्टर करके ड्रॉ करेंगे हम, तो इसके सामने भी बनेगा वी वाई और इसके सामने बनेगा वी एक्स, और ये हमारा रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम जिस तरह से हम पढ़ते हैं वेक्टर्स में। ठीक है। अब एंगल किसके साथ है, इसके साथ। अभी आपको ये एंगल बताएंगे, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये वाली एंगल आपने बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी साइड हमें गिवन है। एंगल के सामने वाले जो साइड होती है, ठीक है, इसके सामने जो बिल्कुल साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एक आपको परपेंडिकुलर गिवन है और नीचे ये क्या गिवन है, बेस। तो जब रिलेशन आपको निकालना हो परपेंडिकुलर और बेस का, तो उसको हम बोलते हैं टेन थीटा। तो आप एंगल किस तरह से निकाल सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा वी वाई, वी वाई अपॉन क्या रखोगे,
बेस क्या है, वी एक्स। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछी जाए तो वी वाई अपॉन वी एक्स आप वी वाई अपॉन वी एक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, और जब मोशन हो रही होती है, प्रोजेक्टाइल की मोशन हो रही होती है, तो कभी कभी क्या करता है, अब देखो, ये प्रोजेक्टाइल क्या करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी अपना मोशन हो रही होती है और वर्टिकल डिस्टेंस में भी। अब देखो, ये पहले यहाँ पर था, इसकी ना हॉरिजॉन्टल मोशन है ना वर्टिकल। अब देखो ये थोड़ा ऊपर गया, तो इसने कुछ हाइट कवर की है, ये यहाँ तक, और इसने ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है। इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है और उसके साथ साथ हाइट भी कुछ तय की है इसने। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। ये मैंने आपको कल बातों बातों में बताया था कि टू डायमेंशनल मोशन है। अब ये देखो, जब ये यहाँ तक पहुंचा तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया है ये वाला, और हाइट तय की है इसने ये वाली। जब ये यहाँ तक पहुंचा तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया है ये वाला आर। इसको आर से रेंज रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज कवर्ड बाय दी बॉडी। तो इसको हम ये नाम देते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि रेंज में भी बढ़ रहा है और हाइट में भी बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा। यानी कि जब शुरू में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक रेंज भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे मोशन आगे जाएगी तो रेंज तो बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी ये इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, तो हाइट क्या करेगी, डिक्रीज। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुआ ये? यानी कि शुरू में मैक्सिमम हाइट तक जाने तक रेंज भी इंक्रीज होगी, हाइट भी इंक्रीज होगी, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट तय हो गई तो उसके बाद क्या होगा, हाइट तो डिक्रीज करती जाएगी लेकिन रेंज बढ़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह ये आते रहते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछे तो वी वाई अपॉन वी एक्स कर लेना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, वो एक क्वेश्चन किस तरह से था, उसमें सवाल था कि अगर अगर एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उसको उसकी पता नहीं कोई वेलोसिटी गिवन थी। अभी यहाँ पर हम अपने हिसाब से करेंगे तो क्या पता लेंथ दी हो जाए, लेकिन मैं आपको वे बता देता हूँ। इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, वी एक्स। ये क्या होगी, वी वाई। जब एंगल एक्स के साथ हो तभी इसकी वेलोसिटी वी एक्स बनेगी, और उसके साथ क्या लगेगा, वी कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी वी साइन थीटा। तो अब एक चीज देखो, अगर आपसे बोले कि वी एक्स है इसकी जैसे कि 30 30 मीटर पर सेकेंड, और इसकी है 40 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछे कि 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड लोकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की लोकेशन बताओ। प्रोजेक्टाइल आपको पता है कि एक्स में भी मूव करता है और वाई में भी मूव करता है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको बताना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको बताना है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को आप क्या नाम देते हो, रेंज, यानी कि आपको रेंज बतानी है 2 सेकंड के बाद। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम देते हो आप, हाइट। तो यानी कि आपने हाइट बतानी है प्रोजेक्टाइल की 2 सेकंड के बाद, वो कितनी हाइट पर है और कितना एक्स में आगे गया है और कितना वाई में आगे गया है। अब देखो, रेंज का फॉर्मूला कल मैंने जनरल आपको बताया था, आर इज इक्वल टू वी एक्स इंटर टी। ये किससे निकाला था हमने, एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी से, डिस्टेंस, और वी एक्स रखेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कितने टाइम के बाद पूछा है इसने, इसने पूछा है हमसे 2 सेकंड के बाद, ये 2 सेकंड। तो वी एक्स कितनी है, 30 और टाइम कितना है, 2। तो 30 इंटू 2 ये होगा हमारा 60 मीटर। यानी कि ये 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 60 मीटर आगे गया होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये 60 मीटर
एक्स एक्सिस में गया है, अभी वाई में हमें बताना है। तो वाई के लिए हमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम है, कल मैंने ओके बने रहेगा करे ओके ओके ठीक है ठीक है। एस इज इक्वल टू कीज था कीज कीज था ना दावत, अच्छा नहीं है, ओके ओके ठीक है ठीक। हाँ ये कनेक्टेड है, ओके ठीक है मेहरबानी। ठीक है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में आपने इस तरह से निकाला, अब वर्टिकल में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बोला था कल आपको इक्वेशन सेम लगेंगी, सिर्फ आपको वे पता हो। अभी आपसे मैं हाइट के हाइट पूछिए, तो एस की जगह पर क्या रखोगे हाइट, और यहाँ पर क्या रखोगे यूटी। माइनस माइनस किस वजह से आएगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएंगे दो से जाए, तो यहाँ पर रखेंगे यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपको गिवन है। अच्छा अच्छा एक चीज और देखें, ये हाइट आप निकाल रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हाइट कौन सी है, हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रखोगे वो वर्टिकल ही रखोगे, तो यहाँ पर रखोगे 40, ये 40 इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड, 2 माइनस 1/2, ग्रेविटी कितनी है 10, टाइम का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये टेबल गया है इस पर 5 मरतबा, तो यहाँ पर आएगा 20 माइनस 40 इंटू 2, ये आएगा हमारा 80, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। यानी कि ये 2 सेकंड के बाद वर्टिकल डिस्टेंस में भी कितना होगा, इसका वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह से सपोज करो, इस तरह से एक्स एक्स इसका कितना है 60 मीटर, और वाई कितना है इसका, वो भी है 60 मीटर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आपने इस वे से सॉल्व कर लेने, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ओके 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 अच्छा एक और क्वेश्चन है, अगर इस बॉडी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड एक्स में, और वर्टिकल में है 4 मीटर पर सेकेंड, अगर आपसे पूछे कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, और कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, आप ये याद कर लेना है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये गलती मत करना 2 सेकंड के बाद, ये अकेली नहीं बतानी, क्योंकि चेंज सिर्फ ये होगी, ये सेम रहेगी वी एक्स। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले तो ये रखना है कि वी एक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, वी एक्स विल बी सेम। 2 सेकंड के बाद पूछिए इसने वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितनी होगी। अच्छा मोशन कहाँ हो रही है, अपवर्ड हो रही है, ये आपको वो बताएगा, मोशन अपवर्ड हो रही है, बॉडी ऊपर जा रही है। तो बॉडी जब ऊपर जा रही होती है और उसकी वेलोसिटी निकालनी होती है 2 सेकंड के बाद, वो किस तरह बता सकते हो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा इसको 40 रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे आंसर ठीक है, ये इसको 40 और इसको 30। 2 सेकंड के बाद ये वी एक्स सेम रहेगी, यू माइनस जी टी। वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अच्छा ये वाली वेलोसिटी कौन सी चेंज हो रही है, वाई वाली, तो आपने यहाँ पर कौन सी अपना वेलोसिटी रखनी है, ये वाली 40, 40 रखो, माइनस ग्रेविटी कितनी है 10, टाइम कितना पूछा है 2 सेकंड के बाद, तो ये आएगा 40 माइनस 20, बी हमारी आएगी वाई डायरेक्शन में कौन सी 20 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो वी वाई आपको कितनी मिली 20, वी एक्स हमारी कितनी है 30। अभी आपको वेलोसिटी बतानी है, यानी कि वी नॉट बोल दो या वी बोल दो, ये आप आपसे ये वाली वेलोसिटी
कि वेलोसिटी क्या होगी। अगर बोलता है कि y की वेलोसिटी क्या होगी तो 20, x की वेलोसिटी क्या होगी तो 30। लेकिन वेलोसिटी बोला है ना, तो वेलोसिटी के लिए पहले y वाली निकालोगे, x वाली सेम रखोगे, फिर स्क्वायर करोगे। इस तरह से y की वेलोसिटी कितनी है 20, इसका स्क्वायर, प्लस x की वेलोसिटी कितनी है 30, इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, प्लस 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये हमारा कितना होगा, 900 प्लस 400, ये 1300। 1300 अंडर रूट, और ये मीटर पर सेकेंड, इसका जो भी वैल्यू है वो आपने देख लेना है। मैंने आपको जस्ट पैटर्न बताया कि कभी कभी इस तरह से वेलोसिटी लेता है आफ्टर 2 सेकेंड। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो ये वेलोसिटी समझ लेते हैं या ये अलग से बता देते हैं। जिसको ये पता होगा कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वो क्या करेगा, 30 कर लेगा, लेकिन उसका जवाब गलत। जिसको ये वाली पता होगी ये चेंज होगी, वो क्या करेगा 40, और ये फॉर्मूला से निकाल के 20 20 कर लेगा। लेकिन इन दोनों की वेलोसिटी निकाल के एक्स तो सेम रहेगी, वी वाई वाली आपने निकालनी है, वी वाई वाली वेलोसिटी निकाल कर फिर इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, आफ्टर टाइम टी द ओरिजिनल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस तरह से निकाल कर फिर आपने जो है उसको आंसर करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई जवाब तो दो। क्लियर हो रहा है ना सबको? किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो तो ओके। ओके, अच्छा, अभी हमने पढ़ना है सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। सर्कुलर मोशन का जो पार्ट आपके बुक के अंदर गिवन है, सर्कुलर मोशन सिंपल है, कुछ कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात नहीं है इसमें कोई इतना। हेलीकॉप्टर वाला प्रॉब्लम है ना? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। हेलीकॉप्टर वाले प्रॉब्लम में क्या होगा, अगर सपोज करो कि आपसे पूछा जाए, ज्यादातर हेलीकॉप्टर आपसे बोलेगा कि एक हेलीकॉप्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि हेलीकॉप्टर इस तरह से जा रहा है, या प्लेन जा रहा है, प्लेन का पूछेगा या हेलीकॉप्टर का। एक का बताऊंगा, दूसरे का समझ लोगे। प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, जमीन से इतना ऊपर है, हाइट एच जमीन से ऊपर है। अभी ये पैकेट ड्रॉप करता है, तो जब वो पैकेट ड्रॉप करेगा ना, तो क्या होगा, ड्रॉप का मतलब क्या है, वेलोसिटी इनिशियल 0। लेकिन ये जो इसने डब्बा ड्रॉप किया है, अभी इसकी मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो डब्बा पहले थोड़ा आगे जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी वो वाई के अंदर होगी। वाई के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और उसके पास कोई ना कोई यू एक्स, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और ये जो यू एक्स है वो वही वेलोसिटी होगी जिससे वो प्लेन या हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, प्लेन या हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, अब जिस भी डायरेक्शन में करे। अब आपसे टाइम पूछेगा, टाइम का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसको गिरने में जो टाइम लगेगा और इसको गिरने में जो टाइम लगेगा दोनों सेम, और ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। बुक वाला जो प्रॉब्लम है बाबा, तुम जो पूछ रहे हो वो बुक वाला प्रॉब्लम है, और सिंटेक्स वाला, सिंटेक्स वाले बुक में क्या लिखा हुआ है कि एक हेलीकॉप्टर असेंड कर रहा है। असेंड, असेंड का मतलब है ऊपर जाना। अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। अब जब वो किसी पैकेट को ड्रॉप करेगा ना, तो पैकेट जल्दी से गिरेगा नहीं, पैकेट उसी वेलोसिटी के साथ, सपोज करो कि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, सपोज करो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 400 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाला जो पैकेट है ना, पहले थोड़ी देर 400 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाएगा। और ये देखो हेलीकॉप्टर वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये उसकी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, और इसकी हॉरिजेंटल क्या होगी, हॉरिजेंटल 0 होगी। केस अलग, वेलोसिटीज अलग, प्रॉब्लम अलग।
अच्छा, अभी क्या होगा, इस 40 को काउंट करो, इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा वही पूछेगा, गिरने में कितना टाइम लगेगा, अभी 40 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। 40 सेकंड के बाद टाइम क्या था, यू अपॉन जी, 400/10, तो ये होगा 40। अब 40 के बाद जीरो होगी, 40 के बाद जीरो होगी इसकी वेलोसिटी, तो ये 40 ऊपर गया, 40 आएगा नीचे, लेकिन अभी ये जमीन से थोड़ा ऊपर है, ये सपोज करो कुछ हाइट तक है, तो 40 तक ऊपर जाने में इसका डिस्टेंस निकालो, जो पहले ऊपर गया उसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका नीचे आने में डिस्टेंस निकालो, और ये उसके साथ ये वाला डिस्टेंस ऐड कर लो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया है, जस्ट वे आपको बताया, अगर फिर भी समझ ना आए तो ये मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, या मैं जब कल में भी मैं वहां आऊँ तो जो है वो मैं आकर मुझसे पूछ लेना बोले, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ आया, समझ तो आ गया होगा, बस फॉर्मूलाज लगाने, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस वही रहेगा और इसमें ये ऐड कर लेना है, जवाब आ जाएगा। वैसे ये बुक का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल अपना, सॉरी एग्जाम्पल वाला नहीं, लास्ट एक्सरसाइज वाला, और ये एक्सरसाइज वाले आते नहीं है इसमें प्रॉब्लम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बाबा आपको, कर लोगे या समझ आया या नहीं आया? ओके, अब ये करके मुझे भेजना। हाँ मुझे समझ नहीं आया, इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ कि आप करके भेजना। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट पढ़ना है, तो सर्कुलर मोशन में इतना कुछ अपना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें जो आपके काम की चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो आपने अपना एलिमेंट्री, यानी कि आपके जो कोचिंग की क्लासेस है उसमें आपने पढ़ी होंगी, बाकी एंट्री के हिसाब से जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पहले पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किससे जाहिर करते हैं, थीटा से, ये वाली सिंबल किसके लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाली क्वांटिटी इंट्रोड्यूस क्यों करवाई गई, इसको मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हुआ। अब सपोज करो कि कोई पंखा घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ये पहले सपोज करो ये रेस्ट के अंदर था, अब ये स्टार्ट हुआ, ये इसका क्या है, ये ब्लेड है, ब्लेड जो पंखा होते हैं ना उसको बोलते हैं हम। और ये इसका रेडियस, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक क्या उसको क्या नाम देते हैं हम, रेडियस, ये वाला भी रेडियस है, ये भी रेडियस, हर डायरेक्शन में। अच्छा, अब सपोज करो ये थोड़ा सा एंगल चला, ये यहाँ तक, इसने ये क्या कवर किया, एंगल कवर किया, इस एंगल का नाम है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एंगल का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है दोबारा घूमकर उसी पॉइंट पर आता है तो इसको उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। अब इसकी एनर्जी भी खर्च हो रही है, एनर्जी भी खर्च हो रही है, हर चीज हो रही है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो मतलब इसने तो कुछ काम ही नहीं किया, और इसका वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो फिर इसको इस चीजों इन चीजों को अवॉइड करने के लिए इन चीजों को बोला गया कि ये सब चीजें जो है वो लीनियर के लिए है, और इसके लिए अलग से एक क्वांटिटी बनाई गई जिसको हम नाम देते हैं एंगुलर। अब ये हम बोलते हैं कि पंखा कितनी एंगल चला, पंखा कितनी एंगल चला, आपको पता होगा कि सर्किल में पूरे सर्किल में कितनी एंगल होती है, 360 डिग्री। जब पंखे ने एक चक्कर काटा तो आप बोलोगे कि पंखा कितना चला, 360 डिग्री। दो चक्कर काटे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तीन चक्कर काटे तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इसी वजह से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हुई, समझ आया कि इसको जो है वो क्यों लाया गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये, ओके। अब ये वाली जो लाइन है, ये इसको हम बोलते हैं, इसको जाहिर करते हैं हम एस के साथ, एस, और ये क्या है, ये है हमारी आर्क लेंथ,
आर्क लेंथ यानी कि पूरी लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा, पूरी लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा। जब ये रेडियस यानी जब रेडियस आर एंड एस आर इक्वल, तो थीटा विल बी 1 रेडियन। यानी कि जब ये पहले थोड़ा सा आगे चला, अब देखो ये कर्व्ड पाथ है ना, तो बच्चों को समझने में मसला होता है कि ये कर्व्ड पाथ इसके इक्वल कैसे आएगा। तो इसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लोगे ना, छोटे छोटे पार्ट, तो हर पार्ट आपको स्ट्रेट नजर आएगा, हर पार्ट स्ट्रेट, हर पार्ट स्ट्रेट। तो अगर इसको, इस जो कर्व्ड पाथ है इसको अगर हम बिछा दें इस तरह से, तो ये भी रेडियस की तरह बन जाएगा। तो जब ये वाली आर्क लेंथ इस रेडियस के बराबर आ जाएगी, तो तब जो एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन, सॉरी 1 डिग्री लिख दिया मैंने, 1 रेडियन। तो ये आपने चीज याद कर लेनी है। 1 रेडियन यानी कि किसके इक्वल हुआ, 1 रेडियन जब आर्क लेंथ इक्वल हुई रेडियस की, तो उसको हम नाम देते हैं 1 रेडियन। क्लियर हुआ, समझ आया? क्लियर हुआ सबको? अगर आपसे पूछे कि एक बॉडी जो है वो एक चक्कर उसने लिया, यानी कि एक सर्किल में कितने रेडियन होते हैं, हाँ वो बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, सबर तो करो। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये जनरल रिलेशन है, ये आपने याद कर लेना है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस क्या है आर्क लेंथ, आर क्या है रेडियस, और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो इट इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ओवर रेडियस। इसको किस तरह से बोल सकते हो, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ टू रेडियस। अब एक पूरे सर्किल में कितने रेडियन होंगे ये किस तरह से निकालना है आपने, ये इस फॉर्मूला की मदद से, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अभी आपने क्या निकालना है, रेडियन, और रेडियन क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपने निकालना है, तो इसको यहीं पर रखो और आर को उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा एस अपान आर। अब पूरे सर्किल का डिस्टेंस कितना होगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या है डिस्टेंस, तो इस पूरे सर्किल का डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो यहां पर रखो 2 पाई आर, और नीचे क्या है आर, तो ये आर आर के साथ खत्म हो गया। तो इसका हमें अपना एंगल मिले पूरे सर्किल के अंदर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। यानी कि सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, ये तो हमें पता था। बाकी रेडियन कितने होंगे, 2 पाई रेडियन होंगे, ये भी हमने जो है मालूम कर लिया। अच्छा, अगर याद ना हो ना तो इसको याद करने का एक और सिंपल तरीका है। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई को जब 2 पाई करोगे तो ये कितना आएगा 360 डिग्री। तो याद करने में क्या मसला है, 2 पाई, 2 पाई रेडियन रखो, इसको इक्वल करो 360 डिग्री के, तो ये इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला से करना है तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर क्या है रेडियस, आर्क लेंथ कितनी होगी पूरे सर्किल की, पूरे सर्किल की होती है 2 पाई आर, आर आर में खत्म हो गया तो ये आएगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन आया हमारा। तो यानी कि अगर अपना स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाए, जिस तरह से आप लिखते हो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर इतने मिलीमीटर, तो अगर उस तरह से लिखें तो ये किस तरह से लिखेंगे, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक तो ये बना। अच्छा, और एक क्वांटिटी होती है जिसको हम नाम देते हैं रेवोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन हम बोलते हैं पूरे एक चक्कर को। रेवोल्यूशन क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। तो जब एक पूरी कंप्लीट साइकिल हुई तो उसमें कितनी डिग्रीज हुई 360, और कितने रेडियन हुए 2 पाई रेडियन। तो यानी कि अगर 360 डिग्रीज होंगी तो साइकिल अपना रेवोल्यूशन कितनी होंगी, एक रेवोल्यूशन होगी, क्योंकि एक पूरी रिवोल्यूशन यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 360 डिग्रीज आ रही है, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, ये किसके इक्वल होगा 1
रेवोल्यूशन। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें से आपको कभी रिवॉल्यूशन देकर रेडियन पूछ सकता है, रेडियन देकर रेवोल्यूशन पूछ सकता है। जिन दो के बारे में भी पूछे, सपोज करो कि डिग्री का कन्वर्शन बोले रेडियन में, तो इन दोनों को उठाओ। अगर डिग्री का रिवॉल्यूशन में पूछे तो इन दोनों को उठाओ। अगर रेडियन का रिवॉल्यूशन में पूछे तो इन दोनों को उठाओ। जिन दो चीजों का कंपेरिजन करे, उन दो चीजों को आपने यहाँ से जो है वो उठाकर कंपेयर करना है कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? बोर्ड क्लियर है ना सबके पास? क्लियर हुआ सबको? बाबा क्लियर हुआ सबको? अभी समझ आया 2 पाई के अंदर कितने रेडियन होंगे, अपना सॉरी सर्किल के अंदर? ओके, तुम्हें जल्दी हो रही है ना, तुम्हारी एंट्री 27 से पहले होगी। ठीक है, तो अच्छा, अब देखो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, रेडियन को पूरा आप बार बार नहीं लिखोगे, आर ए डी लिख लो, दैट इज इनफ। अगर आर ए डी लिखा हुआ हो तो उसको आप समझ लोगे कि ये रेडियन है। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये क्या था? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर था ये रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। तो ये चीजें भूलना मत, ठीक है? तो आर ए डी क्या है? रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 रेडियन। अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री का पूछा है ना, सपोज करो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 360 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ये यहाँ पर रेडियन लिखा हुआ होगा। तो 2 पाई अपॉन 360, ये वाली कभी कभी ऑप्शंस होती है, इस तरह से सवाल होगा, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू, ऐसे सवाल है आपके अपना प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह के अंदर। तो ये यहाँ पर 180 लिखा हुआ होगा, ऑप्शन बी लिखा हुआ होगा 2 पाई अपॉन 360, ऑप्शन सी होगा पाई अपॉन 360, ऑप्शन डी होगा पाई अपॉन 180। सॉरी, अपना पाई अपॉन 180 लिखते हैं तो ये आ जाएगा दोबारा 3 पाई अपॉन 180। तो अगर इस तरह का कोई सवाल हो तो आपने इसी तरीके से निकालना है, 1 डिग्री इज 2 पाई अपॉन 360। तो ये 2 पाई अपॉन 360 1 डिग्री के इक्वल है, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे। इस तरह का सवाल आ सकता है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, और एक मजे वाली चीज देखो, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। एस अपॉन आर, ऊपर भी क्या है? डिस्टेंस, नीचे भी क्या है? डिस्टेंस। तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, तो सॉरी अपना यूनिट होता है। अब देखो, सपोज करो अगर ऊपर आप मीटर रखोगे ना, तो नीचे मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये यूनिट्स इसके नॉर्मली कैंसिल हो जाते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको एडिशनल यूनिट्स देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। आपने पढ़े हुए होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सा होता है? रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो इसका जो सप्लीमेंट्री यूनिट होगा दैट इज रेडियन। और रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। कभी कभी सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट बट नो डायमेंशन? यानी कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता? तो इसका आंसर क्या है? एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके पास यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है उसका? रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन, ये आप कर लेते हो, बाकी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे सवाल है प्रैक्टिस, जो टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस बुक्स है ना, उसके अंदर ये से सवाल है, इसी वजह से बता रहा हूँ। अच्छा, अगर 1 रेडियन का पूछे, 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे 1 रेडियन में? तो ये भी इसी तरह से निकाल सकते हो, 2 पाई
रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई समझ लो, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा। तो ये 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड। तो 2 पाई उसके साथ, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू यहाँ पर ये 360 डिग्री, और ये वाला 2 पाई नीचे आ गया, तो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई 1 रेडियन में होते हैं। और ये कितना होता है इसका वैल्यू भी याद कर लो, मेरे ख्याल से 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, मेरे ख्याल से 1 रेडियन, 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये सही है बाबा? शायद ये बुक के अंदर लिखा हुआ, इसका वैल्यू याद कर लो, जो भी इसका वैल्यू है वो याद कर लो। रेडियन और डिग्री का ये एंट्री में आए हुए हैं, एंट्री 2019 एनटीएस सिंध लेवल पर टेस्ट हुआ था पूरा, सिंध लेवल फर्स्ट टाइम। तो ये वाला वैल्यू याद कर लेना, अब बुक से देख लेना, ये मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, आपने ये वैल्यू देख लेना है बुक से कि ये वैल्यू कौन सा है। 1 रेडियन का कौन सा याद, कौन सा करना है, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, ये दोनों वैल्यूज मस्त हैं, ये आए हुए हैं पास के अंदर, ठीक है। वैल्यू 1 रेडियन 57.3 डिग्री, अब पता नहीं कितने को साल हो गए पढ़ा था, भूल गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है ना इतना ही था। अब उसके बाद आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, अच्छा एक और चीज होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो अगर बॉडी क्लॉकवाइज हो गई तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए राइट हैंड यूज करो, ये सेम क्योंकि वेक्टर है ना, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, फिंगर्स को कर्ल करो मोशन की डायरेक्शन में। अगर मोशन हो रही है, सपोज करो ये कौन सी मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है, तो ये थंब आपका बाएं की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आउटवर्ड। और अगर मोशन इस तरह से हो रही होगी क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ इनवर्ट, तो ये क्या होगा, इनवर्ट। क्लियर हुआ ये? तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, दूसरी एक क्वांटिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी होती है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी इसको हम जाहिर करते हैं ओमेगा के साथ, ओमेगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम जाहिर करते हैं अल्फा के साथ, इसको ओमेगा और इसको अल्फा। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, आपने पढ़ा है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर, तो इस वेलोसिटी की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा। ओमेगा ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पर ये क्या है, ये डिस्टेंस है लीनियर, और एंगुलर डिस्टेंस कौन सा था, ओमेगा, सॉरी अपना थीटा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा था, थीटा अपॉन टी, तो ये क्या होगी, ओमेगा। और ओमेगा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कोस इसका कौन सा होता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन भी किस तरह से निकालोगे, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, इसका डायरेक्शन भी इसी तरह से आपने निकालना है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही ओमेगा की डायरेक्शन,
जिस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता था वही वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, ये वाली चीज इस तरह से होगी, ये आपने समझ लेनी। ठीक है। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन किस तरह से थी, हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल था, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन में अल्फा, अल्फा से जाहिर करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करके लिखें इक्वेशन को, तो ये होगी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी, दैट इज अल्फा। क्लियर हुई है बात, इसको इस तरह से लिखेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन डेल्टा ओमेगा अपॉन, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ओमेगा ग्रीक लेटर है, ये अल्फा भी ग्रीक लेटर है, थीटा भी ग्रीक लेटर है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बीटा ये सारे इनके ग्रीक लेटर्स हैं, इनके अल्फाबेट्स में पता नहीं कितने इनके लेटर्स हैं, और उसमें ये अपना फ्रीक्वेंसी का लेमडा, ये सारी चीजें उनके, क्योंकि ये पुरानी रिसर्चेज है ना, ग्रीक वाले होशियार होते थे, तो उन्हीं की जो है ना ज्यादातर रिसर्चेज है, और लेटेस्ट वगैरह उनके इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा एस माइनस ओमेगा ए अपॉन टी। अच्छा, अब एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये भी इसी तरीके से निकालना है। अगर वेलोसिटी यानी कि इंक्रीज कर रही है तो ये दोनों होंगे सेम डायरेक्शन में, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये दोनों होंगे सेम डायरेक्शन में, अगर डिक्रीज करेगी तो एंगुलर एक्सीलरेशन और अपना ओमेगा के डायरेक्शन जो है वो रिवर्स बनेगा। ठीक है, अब दोबारा से एक्सीलरेशन जो है ना दो तीन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होंगी। एक्सीलरेशन जो है ना, इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, और अच्छा एक चीज देखें, जब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये उसका क्या है, रेडियस, रेडियस। अच्छा याद कर ले, रेडियस जो होता है ना वो रेडियली अवे होता है, रेडियस इस तरह से नहीं होता, इस डायरेक्शन में ये रेडियस नहीं है, रेडियस हमेशा रेडियली अवे होता है। यानी कि अगर इस तरह से मैं बनाऊं, जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज थी ना, पॉजिटिव चार्ज उसकी फील्ड लाइंस कैसे थी, बाहर की तरफ, रेडियस इसी तरह से होता है, आउटवर्ड। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी, इसमें कोई बॉडी घूम रही है, सपोज करो ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर रेडियस, अगर बॉडी अगर हम बात करें बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर बॉडी परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, बोर्ड वगैरह क्लियर है ना, समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ नहीं आ रही हो, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बता दें तो फिर आगे चले। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कल में हर पॉइंट पर चेंज होगा। सपोज करो बॉडी यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, अच्छा सर्किल में वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट बनता है। टेंजेंट का मतलब क्या है, अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना, तो ये यहाँ पर डॉट बनाओ, और इस, इस पर सीधा एरो बना लो। अगर यहाँ पर आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो इस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बनाओ एक, और मोशन के डायरेक्शन में एरो बना लो। यहाँ पर देखना है तो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेक्टर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। कोई भी वेक्टर होता है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
वेलोसिटी को चेंज किस तरह से कर सकते हो, या तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो या इसका डायरेक्शन बढ़ा दो, सॉरी डायरेक्शन चेंज कर दो, या इसका डायरेक्शन चेंज करो या इसका मैग्नीट्यूड चेंज करो, कम ज्यादा करो तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, तो यानी कि ये बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब अगर आपसे कोई बोले कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो आपने बोलना है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन वेलोसिटी का हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन वेलोसिटी का अगर इस तरह से मोशन हो रही है ना, तो ये हर पॉइंट पर वेलोसिटी का यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ इस डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट में इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। मैं कह रहा हूं ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्या स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। तो ये चीज आपने समझ ली। अच्छा, अब क्या होगा, इसके पास ये जो हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी का। इसको हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वीटी के साथ, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से आती है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है, बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में जब बॉडी घूमेगी तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा हर पॉइंट पर, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर ये क्या होगा, एक एक चीज समझ लो दोबारा से, इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो ये इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या बनेगा, एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड वाले कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो सर्किल में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जो डायरेक्शन की चेंज की वजह से बॉडी की एक्सीलरेशन आएगी उसको हम नाम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन कौन सा है, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ इसका क्या है डायरेक्शन। और मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रेडियस क्या होगा, रेडियस सेंटर से अवे, रेडियस क्या है, अवे। तो इसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो हम फार्मूला लिखते हैं उसमें लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर। इस माइनस का क्या होता है मतलब, इस माइनस का मतलब होता है आर एंड ए सी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बुक खोल के देख लेना, उसमें लिखा हुआ होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रेडियस, रेडियस और सेंट्रीपिटल इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ये। अब देखो बाबा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेडियस क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। अब जब इसके पास सर्कुलर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगी।
सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर या सेंटर सीकिंग, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ होगी एक्सलेशन, और रेडियस क्या है, रेडियस अवे है, और सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स, टुवर्ड्स सेंटर और अवे। ये डायरेक्शन देखो, रेडियस का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सेंटर। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कौन होगा, 90। तो इसी वजह से एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल के जो फॉर्मूला होता है -v²/r होता है। तो वो इसी वजह से कि रेडियस वेक्टर जो है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वाला जो वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज होती है, ठीक है। और ये उसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, डायरेक्शन का नहीं है। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आर कैप देते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको शुरू शुरू के अंदर बताया था, आर कैप। समझ आया अभी? अभी क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ बाबा? ओके। अच्छा, एक चीज और देखो, यानी कि ये वाली जो, अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं एसी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन अगर स्पीड को हम कम ज्यादा करेंगे, स्पीड को अगर कम ज्यादा करेंगे, तो इसके पास और एक एक्सीलरेशन आएगी जिसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और उसको हम जाहिर करते हैं एटी के साथ। इसको हम जाहिर करते हैं एटी के साथ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी के साथ। तो जब दो वेक्टर्स इस तरह से, एक ये हमारे पास एसी और ये हमारे पास एटी, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हो हमारे पास, तो उनका रिजल्टेंट बनता है बीच से, और इस रिजल्टेंट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन। जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग, वर्टिकल वेलोसिटी अलग, और नेट वेलोसिटी अलग, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन अलग। और ये किस तरह से निकालोगे, नेट एक्सीलरेशन ए से जाहिर करो, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमारा नेट एक्सीलरेशन या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एंट्री के हिसाब से इसी तरह से पढ़ा जाता है, और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज ऑल अबाउट दिस। अब थोड़े मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरह से सवाल आएंगे, या किस तरह से आप प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? फिलहाल ये जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी। अच्छा, और इसमें और एक क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है, 1/m v²। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है बॉडी का, तो वेलोसिटी अपना सॉरी स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो चीजें कांस्टेंट होती है, एक होती है हमारी स्पीड, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर दैट। समझ आया? आगे चले, प्रॉब्लम्स करवाऊं कुछ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम? हाँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और इसमें ये थोड़ा अच्छा हुआ ये पूछ लिया आप, ये बता देता हूँ। अब देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अच्छा, और इसी डायरेक्शन में बॉडी के पास एक वेलोसिटी थी, जिसको हम नाम दे रहे थे टेंजेंशियल वेलोसिटी, वीटी। तो अगर बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, ऐसे समझ लो कि अगर बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ रही है,
तो AT एंड VT पैरेलल होंगे। जब बॉडी की वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, बॉडी तेज तेज घूमेगी ना, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये दोनों पैरेलल होंगे। और जब ये बॉडी स्लो डाउन करेगी, एरोस डाउनवर्ड बना रहा हूँ, इसका मतलब ये स्लो डाउन, तो ये AT एंड VT एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल बनेंगे। अच्छा, अब और एक चीज देखो, एक्सीलरेशन ओमेगा और अल्फा, ओमेगा और अल्फा, इनका डायरेक्शन क्या था? इसका डायरेक्शन इस तरह से आएगा, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है, अगर इस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है ना, तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन क्या आएगा? आउटवर्ड, आउट। और ये भी क्या होगी? आउट। लेकिन ये आउट तब होगी जब वेलोसिटी क्या करे? इंक्रीज करे। यानी कि अगर ओमेगा इंक्रीज करेगी ना, ओमेगा बढ़ रही है, तो इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ, तभी ये अल्फा आएगा और ये बाहर की तरफ। लेकिन अगर ये बॉडी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करे, यानी कि वेलोसिटी कौन सी? एंगुलर, तो ये क्या आएगा? ये इनवर्ड आएगा। तो ये थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये थोड़ा समझ लो। AC और AT के दरमियान डायरेक्शन है 90 डिग्री का, तो इसी वजह से बोलते हैं हम कि अपना ये लीड करता है, AT AC को लीड करता है 90 डिग्री से, क्योंकि AT इससे 90 डिग्री आगे, जब ये यहाँ जाएगा तो फिर भी ये 90 डिग्री, फिर ये 90, फिर 90, तो इसी वजह से बुक में एक लाइन लिखी होगी। अच्छा, और ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में एंगल कितना बनेगा, तो भले बॉडी स्पीड अप कर रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो ये या तो ये ऊपर होगा या तो ये नीचे होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो हमेशा टुवर्ड सेंटर है ना, तो इस पर हमेशा एंगल इन दोनों में 90 होगा, यानी कि AC एंड VT, इसमें हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, AC और रेडियस में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में और रेडियस में हमेशा एंगल 180 डिग्री होगा। ये एंगल्स में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसी वजह से थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये वे बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, क्योंकि बताने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉ करना है, उसके बाद इसकी बेसिक चीजें देखनी है। अच्छा, एक और चीज, ये मैंने आज आपको समझाया है ना, आप एक काम करना, सिंथेटिक्स का बुक है जो, वो आप खोलते नहीं हो, मुझे पता है, फर्स्ट ईयर का बुक ऐसा लिखा हुआ है, और लिखने वालों को भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इस तरह से लिखा है ताकि कोई बच्चा पढ़ ही ना सके। तो आपने एक काम करना है कि ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, सर्कुलर मोशन वाला, वो STB से पढ़ो, पूरा क्लियर होगा, पूरा जो भी पढ़ाया है ना वो पूरा क्लियर होगा। जो चीज समझ ना आए वो मुझसे पूछो। ये तो मैंने कभी असाइनमेंट आपको नहीं दी कि ये आपने चीज करनी है या लाजमी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, ये बता रहा हूँ, आगे आगे चल रहे हैं बता रहा हूँ। जो इसका सर्कुलर वाला पार्ट है STB से, वो लाजमी पढ़ो। कल मैं आपसे ये लाजमी पूछूंगा कि किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें जो मैंने बताया ना वो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये लाजमी करना, लाजमी, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन किस तरह से, ओमेगा। अच्छा, और एक चीज याद कर लो, और एक चीज होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन, यानी कि जिस प्लेन में मोशन हो रही होगी ना बॉडी की, ये उसके परपेंडिकुलर बनेगा। सपोज करो कि मोशन इस तरह से हो रही है, इस डायरेक्शन में, इस तरह से, बिल्कुल जैसे मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने जो है ना एक बॉडी घूम रही है, तो इसके बीच में से एक लाइन गुजरेगी, दैट विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रही है इस तरह से, अब देखो प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो इसकी अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी अंदर की तरफ, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ मोशन में। जिस तरह से किसी एक जो रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, तो उनके जब फट जाते हैं तो उसमें बीच में पेन डालकर घुमाते हैं, तो जिस प्लेन में मोशन हो रही होती है, तो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पर वो घूम रहा होता है, वो उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो और वो आप घुमा रहे होते हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। तो ये आपने चीज याद कर लेनी है, ठीक है।
Taruhlah. Kira-kira. Sakura naya aja. Sakura gaduh ya tahu ya? अच्छा, आप सेंट्रीपिटल फोर्स और थोड़ा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि इनकी ये डेरिवेशंस वगैरह किस तरह से हैं और बाकी चीजें। अच्छा, और एक होती है लीनियर वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ में क्या होती है? एक लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, इसको हम जाहिर करते हैं v से। लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशन क्या है? ओमेगा एंड v, इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये इसका क्या है? जनरली मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे आप इसको तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ये कभी भी आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसमें डायरेक्शन शो नहीं किया, ये वेक्टोरियल फॉर्म है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इस तरह से आपने लिखना है। अगर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट और आर क्रॉस ओमेगा लिखा हुआ होगा तो वो गलत होगा। ओमेगा क्रॉस आर इज द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी आया किस तरह से? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, s इज इक्वल टू आर थीटा। इन दोनों को टाइम के साथ डिवाइड कर लो। अब देखो एस अपॉन टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर आ गया v, और ये क्या है? आर। और थीटा अपॉन टी क्या होता है? ओमेगा। तो ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, अब इस ये क्या जाहिर करता है? एक चीज और देखें, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो उसकी ओमेगा सब पार्टिकल्स की सेम होती है। ओमेगा सेम, यानी कि अगर बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो क्या होगा? इसकी ओमेगा सब पार्टिकल्स की सेम होगी। लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी अगर सपोज करो इस तरह से, यहाँ पर एक पार्टिकल है ए, यहाँ पर एक पार्टिकल है बी, यहाँ पर एक पार्टिकल है सी, तो ये वाला रिलेशन लिखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जो जिसका रेडियस ज्यादा है तो रेडियस बाहर जाने की तरफ बढ़ेगा, तो c की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, बी सी इज ग्रेटर देन वी बी, ग्रेटर देन वी ए। वेलोसिटी सेंट्रीपिटल, सॉरी अपना सेंट्रीपिटल बोल रहा हूँ, वेलोसिटी अपना जो लीनियर है वो सी की सबसे ज्यादा, देन बी की, देन ए की। तो इस तरह से आपने करना है डिस्क वगैरह के केसेस में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? लीनियर वेलोसिटी जो सेंटर के पास होंगे उनकी कम होगी और जो सेंटर से दूर होंगे उनकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये आपने याद कर लेना है। सेंट्रीपिटल और इसमें ये वाला रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और अल्फा में at इज इक्वल टू आर अल्फा, ये वाला रिलेशन है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड अल्फा, टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में जो रिलेशन है दैट इज at इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये आपने याद कर लेना है। क्लियर हुआ? ये लीनियर वेलोसिटी के केस में ये याद कर लोगे। कभी कभी इस तरह से भी सवाल आता है कि एक जो घड़ी है हमारे पास, घड़ी की नीडल मूव कर रही है, घड़ी की नीडल मूव कर रही है इस तरह से, तो यहाँ पर 12, 6, 3, यहाँ पर 9, और इस नीडल के जो करीब करीब पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी, और जो ये यहाँ पर इसके पास है 3 के पास, इसकी लीनियर वेलोसिटी, इसको नाम दे ए, इसको नाम दे बी, तो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? तो जो बी वाला होगा उसकी ज्यादा होगी और जो ए वाला होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह के सवाल अच्छे प्रैक्टिस जो बुक से वो करोगे तो उसमें आपको मिलेंगे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? थोड़ा बता दें तो फिर इसको खत्म करें। नहीं हो सकता है ना? अच्छा, बस ये खत्म होने वाला है, बाकी बाकी जो है ना थोड़ा सा है।
नहीं, क्या मैसेज आया अभी? ओके, ठीक है। अच्छा, आप देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें से अगर हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी किसके इक्वल है? आर ओमेगा की। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे आर, एक आर इसमें खत्म हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला याद करने हैं, एक ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा कौन सा है? आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स किसके इक्वल होता है? पहले ये देख लो, फोर्स इक्वल होता है एम इंटू ए के। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रखोगे तो एक फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रखोगे तो यहाँ पर फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर एफ सी सेम रखो, यहाँ पर एम रखो, और ए सी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सी है? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा बना वी स्क्वायर अपॉन आर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये। दूसरा दूसरा एसी की जगह पर क्या रखो? आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये इसके दो फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद कर लेने हैं। क्लियर हुआ? एम आर ओमेगा स्क्वायर और आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एम आर ओमेगा स्क्वायर फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अच्छा, ओमेगा किससे इक्वल होता है? ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई अपॉन टी के। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह आप 2 पाई रखो, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो किस तरह से बन जाएगी? आर ओमेगा की जगह रखो 2 पाई अपॉन टी और इसका स्क्वायर, तो ये आगे गया। तो ये क्या बना? आर 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और पाई का स्क्वायर ये पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला ये 4 पाई स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा आर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा ये ओमेगा की जगह पर रखो 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन टी इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 अपॉन टी के। तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी जाहिर करते हैं, न्यू से भी जाहिर करते हैं, एन से भी जाहिर करते हैं। तो कुछ भी लिखा हो, एन लिखा हो, एन लिखा हो यहाँ। एक सेकेंड, कैमरा को मैं थोड़ा सेट कर लूं। ठीक है, नजर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? 1 अपॉन टी के। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी जाहिर करते हैं, न्यू से भी जाहिर करते हैं, और एन से भी जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर के बदले में एफ स्क्वायर लिख लो, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से बनेगा? ये हमारा एम, और ये आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर फिर से बनेगा, ओमेगा स्क्वायर किस तरह से बनेगा? 2 पाई अपॉन टी और इसका स्क्वायर। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये बनेगा एम आर और 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये एक दूसरा फॉर्मूला इसका बना। अच्छा, और तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा एम आर 4 पाई स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाले, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन है। यूएस 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 यूएस, ये डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं, ये वाले डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। समझ आया? क्लियर हुआ बाबा? क्लियर हुआ? अभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कुछ भी नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स जो तुम पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। ओके। अच्छा, कभी कभी सवाल आता है एंगुलर वेलोसिटी बताओ। कभी कभी सवाल पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट, सेकंड और हैंड। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन वहां पर एवरेज स्पीड था, एवरेज स्पीड वे सेम है। एंगुलर वेलोसिटी पूछी है इसने किसकी, ये जो घड़ी होती है, घड़ी के पास क्या होता है, एक मिनट वाला कांटा होता है, एक सेकंड वाला और दूसरा आवर वाला। ठीक है, इसको अगर सपोज करो ये कौन सा है, ये सेकंड वाला, और ये आवर वाला, और ये मिनट वाला। तो ओमेगा निकालो सबकी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल है, थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सारे एक चक्कर मारेंगे, पूरा चक्कर, और पूरे चक्कर में जितना टाइम लगे, अगर मिनट वाले के लिए निकाले हम ओमेगा एम, तो मिनट वाले को घूमकर वापसी अपनी जगह पर आने में कितना टाइम लगता है, घूमकर यहाँ पर 12 है मिनट कांटा, पर वापस 12 पर आएगा तो इसको 60 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 60 मिनट्स। और अपना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 2 पाई रेडियन, तो ये 2 पाई अपॉन 60 मिनट्स। अगर सेकंड्स में पूछे तो ये कितना बनेगा, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, जब 2 पाई अपॉन 3600 मिनट वाला हमने निकाल दिया। सेकंड वाला किस तरह से निकलेगा, ओमेगा सेकंड की 2 पाई, इसके लिए भी सेम, नीचे इसको कितना लगता है, 1 मिनट लगता है, तो इसको यानी कि 60 सेकंड्स लगेंगे 2 पाई। अच्छा, आवर के लिए कितना लगेगा, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, घंटे वाली सुई को घूमकर अपनी जगह वापस आने में 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे। नहीं बता, गलत बता रहा हूँ, घूमकर वापस सेम जगह आने में 12 घंटे लगते हैं। यहाँ पर लिखोगे 12 आर, ये 1/6, तो इसको लिखोगे पाई अपॉन 6 आर। बाकी आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, जो भी आपसे पूछ। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ, ओके। समझ आया, नई चीज थी या पढ़ा हुआ था? बाबा का तो पढ़ा हुआ होगा, बाकी बच्चों का पता नहीं। थोड़ा बता दो, क्योंकि आपका ये चैप्टर हो गया एंड, और इसको मैंने जानबूझ कर ये अपना ज्यादा आपको बताया, वरना अदरवाइज हम ये वर्क वाला कर लेते, वर्क वाला पोर्शन ये भी खत्म हो जाता। हाँ चलो ठीक है। तो अच्छा, और एक और तो एक और चीज देखो, कभी कभी टाइम पूछ लेता है, तो टाइम के लिए क्या निकालना है, सर्कुलर पाथ में कवर करने, अगर जो इसको यानी कि चक्कर पूरा करने में टाइम लगेगा वो कितना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, ac = v अपॉन t, तो t किसके इक्वल बनेगा, s अपॉन v के। अब इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2 पाई r, 2 पाई r, और नीचे ये वेलोसिटी v। तो एक ये वाला फॉर्मूला है टाइम की, अगर आपसे पूछे कि रेडियस इतना है, वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ कितने टाइम के बाद जो है ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो एक ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पर ही लिख लो, v = r ओमेगा, v = r ओमेगा, यहाँ पर v की जगह रखो 2 पाई r ऊपर, और ये यहाँ पर r ओमेगा, ये r से खत्म, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला दूसरा। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आप याद करो, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इसमें से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ठीक है, और एक चीज, कभी कभी पूछता है कि अगर किसी रोप जो है, रोप रस्सी, रस्सी में कोई चीज या कोई मास वगैरह ये अपना इसको कनेक्ट करके घुमा रहा होता है, तो आपसे पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद कर ले, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो डिफरेंट फॉर्म से या डिफरेंट चीजों से आपको प्रोवाइड होता है। तो अगर बॉडी अपना अगर मूवमेंट हो रही है रस्सी के थ्रू,
तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स पूछेगा या टेंशन पूछेगा, तो ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि टेंशन क्या होगी रस्सी की। आपको मास पता होगा, वेलोसिटी पता होगी, रेडियस पता होगा। तो अगर रस्सी में कोई चीज घूम रही है, रस्सी से अगर किसी चीज को घुमा रहा है, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो टेंशन। टेंशन होगी इक्वल किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर, इसकी मदद से निकाल सकते हो आप। अच्छा, अगर फ्रिक्शन के केस में अगर पूछे आपसे कि बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो कर्व पाथ में जब बॉडी मूव करती है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो फ्रिक्शनल फोर्स देता है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या देता है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू आर या म्यू एम जी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां से एम में खत्म हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर। इस पर भी एक दो प्रॉब्लम्स आते हैं इस रिलेशन पर, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आते हैं इसमें प्रॉब्लम। रेडियस देगा और पूछेगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि बॉडी स्किड ना करे, यानी कि सेंटर से बाहर ना जाए, स्किडिंग वेलोसिटी। स्किडिंग, ठीक है। आप क्वेश्चन वो पूछ लेना, बस एक रिलेशन बताऊं फिर वो कर लेना। अच्छा, ठीक है। आज फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो म्यू एम जी लगा लो, या अगर एम वी स्क्वायर वाली डेटा है तो इन दोनों में से आप निकाल सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा बाहर नहीं देगा। आप पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो जो बता रहे थे। पूछो बाबा, जो क्वेश्चन था वो पूछो। जल्दी करो, क्लास कम होने वाली है। व्हाट्सएप पर पूछ लेना बस, ठीक है। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। सबको समझ है? स्किड्स बिकॉज, हाँ, तो इसलिए करता है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है और उसका रेडियस बड़ा होता है। तो अगर आपको सर्किल में नहीं करना तो वेलोसिटी कम रखो, वेलोसिटी अपनी कम रखो, रेडियस बड़ा करो, यानी कि जल्दी से घूम जाओ। अगर बाहर की तरफ अपना रेडियस बढ़ाओ, रेडियस अगर बढ़ाओगे ना तो स्किड नहीं करोगे, लेकिन अगर अपना सर्किल नैरो करोगे तो बॉडी स्किड कर जाएगी। ये वैसे आते नहीं है अभी, ये इन्होंने सिलेबस में से ये चीजें निकाल दी है, अदरवाइज ये इसमें से पता नहीं। फ्रिक्शनल वाले केसेस तो ज्यादा है, फ्रिक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है, लिमिटिंग काइनेटिक। फ्रिक्शन वाला ये अलग से अपना एक बड़ा टॉपिक है, तो ये फॉर्मूला मेरे से आगे तो चीजें मैंने आपको बता दी। इसके मस्ती के लिए ये आपने कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछ लें व्हाट्सएप पर, हाँ भले व्हाट्सएप पर भेज देना, जो भी न्यूमेरिकल वगैरह चैप्टर से रिलेटेड वो पूछ लिया करो, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। मजीद कल डिस्कस करेंगे। आया हुआ है 2020 में, मैंने रॉन्ग करके आया हूँ। हाँ, इसी वजह से तो मैंने बताया ना। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।